हेलो फ्रेंड्स। विजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया था जिसकी वजह से मैं आपको वीडियो अवेलेबल नहीं करा पाया, लेकिन आगे आपको कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से वीडियोज मिलती रहेंगी। आगामी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी आप करते रहेंगे। अभी यदि हम बात करें आगामी परीक्षा जो आने वाली है, वो आने वाली है सर पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की। बच्चों की भारी डिमांड थी, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। बच्चे कह रहे थे कि सर हमें जो है वो पॉलिटेक्निक को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस को ध्यान में रखते हुए एक सिलेबस की डिस्कशन के लिए वीडियो बनाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने एक स्टडी मटेरियल, एक कंटेंट तैयार किया है जो आपको पॉलिटेक्निक परीक्षा के लिए बहुत प्रॉफिट देगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जो मैंने स्टडी मटेरियल तैयार किया है वो दिया कराया डियर स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक सिलेबस एनालिसिस फॉर दी ऑल ग्रुप। चाहे आप मैथ ग्रुप के हैं, चाहे बायो ग्रुप के हैं, चाहे हाई स्कूल लेवल से डाला है, चाहे आपने फॉर्म 12th लेवल से डाला है, दोनों ही लेवल से, दोनों ही कक्षाएं हैं, इनसे पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं कराई जाती हैं। और हमें जो है इसमें जो अब यदि बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उस सिलेबस को यदि हम ध्यान से देखें तो फिजिक्स का सिलेबस है सर, उसमें जो पॉलिटेक्निक की साइड है उस पर जो टॉपिक दिए हुए हैं, सिलेबस दिया हुआ है, उसी को मैंने इसमें समाहित किया है। और हाई स्कूल 12th लेवल, दोनों लेवल को इसमें समाहित किया गया है। देखें डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें सिलेबस की, तो हम जानते हैं यदि हम 10th लेवल से पॉलिटेक्निक करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। तो 10th लेवल से जब 3 ईयर का डिप्लोमा है ये, और यदि हम 12th लेवल से करें तो 2 साल में ये पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं होती हैं जो हमें थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज देते हैं। और हम जानते हैं जब भी बात टेक्निकल की होगी तो बात हमारी किसकी होगी? हमारी जो सब्जेक्ट की रानी है फिजिक्स की होगी सर, फिजिक्स की। किसकी होगी? फिजिक्स की। यदि हम बात करें फिजिक्स की, तो इसका जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक है सर मापन का। यानी पहला जो चैप्टर है वो किसका है? मापन का। यदि हम मापन की बात करें तो मापन में सर सबसे पहले जो डीप एनालिसिस है मापन की, वो फर्स्ट ईयर में देखने को मिलती है। 9th 10th में भी ये आता है मापन। मापन क्या है? यानी किसी राशि को हम कैसे मापें। यदि हम किसी भी चीज़ को लेने गए, चाहे हम दूध लेने गए हों, चाहे हम कोई भी मटेरियल लेने गए हों, तो उसकी एक यूनिट होती है। जैसे सर दूध को लीटर में मापा जाता है, वजन को किलोग्राम में मापा जाता है। इसी तरीके से किसी को मीजर कैसे करें, कैसे मापन करें, उसकी जो विधियां हैं, चाहे वो सर MKS पद्धति हो, क्या हो डियर स्टूडेंट, चाहे वो MKS पद्धति हो, चाहे हमारी CGS पद्धति हो, चाहे हमारी MKS हो, चाहे CGS हो, चाहे हमारी FPS हो। ये 3 पद्धतियों पर विशेष ध्यान दिया गया है, विशेषकर फिजिक्स के सिलेबस में। MKS को आप जानते होंगे, मीटर किलोग्राम सेकंड। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और यदि हम बात करें फुट पाउंड सेकंड की, विशेषकर ये तीनों की तीनों सिस्टम्स जो हैं, तीनों के तीनों सिस्टम हमारे देखने को मिलते हैं सर। इसमें देखने को मिलते हैं डियर स्टूडेंट, तीनों के तीनों सिस्टम हमारे देखने को मिलते हैं। वो देखने को मिलते हैं सर लंबाई, द्रव्यमान और समय के ऊपर। यानी इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेकंड। ऐसे ही CGS पद्धति देखें तो CGS में जो लंबाई का मात्रक है वो क्या है? सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम, और समय का मात्रक है सेकंड। यदि लंबाई को और थोड़ा सा बड़ी यूनिट में मापें तो उसमें सर लंबाई का मात्रक है फुट, द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड, पाउंड हमारे यहाँ देखने को कम मिलता है, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। यानी सेकंड जो है वो एक ऐसी यूनिट है जिसे हम SI सिस्टम कह सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन यूनिट। ये स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे बात आती है दूसरा चैप्टर जो है हमारा, वो देखने को मिलता है, दूसरा चैप्टर देखने को मिलता है जिसका नाम है सदिश विश्लेषण। यदि सदिश विश्लेषण की हम बात करें, यदि सदिश विश्लेषण की बात करें तो इसमें हम सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक आता है कि सर सदिश राशियाँ क्या होती हैं, अदिश राशियाँ क्या होती हैं। जब मैं टॉपिक की एनालिसिस कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी राशियाँ हैं, क्या क्या इनके उदाहरण हैं, कैसे हम इसे टैकल करें, कैसे याद रखें। वैसे बता देता हूँ, ओवरऑल व्यू आज इसमें देखने को मिलेंगे टॉपिक वाइज, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सदिश विश्लेषण की बात करें तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, AV साइन थीटा, AV कॉस थीटा, इसके जो फॉर्मूले हैं। यानी सर सदिश राशि, बेराशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, वो राशि क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे सर
यदि हम बात करें कि सर ये बताइए विस्थापन कैसी राशि है, विस्थापन है, त्वरण है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि, यानी वे राशियां। अब दूसरी बात आती है अदिश की स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो कैसी कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट आगे बढ़े, जैसे दूरी, चाल कैसी राशि है, अदिश। जो तीसरा चैप्टर है वो आता है गति का। गति पर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि सर गति आया कहाँ से है टॉपिक। यदि हम बात करें गति यानी कि मोशन, तो वस्तु की दो ही स्थिति होती है, या तो वस्तु किस में होगी, विराम अवस्था में, या वस्तु किस में होगी, गति अवस्था में, या तो रेस्ट पोजीशन में होगी, या फिर होगी कौन से में, मोशन पोजीशन में। तो ये जो एनालिसिस है सिलेबस की एनालिसिस, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है प्रॉफिट है इनमें। यदि हम बात करते हैं कि सर गति, इसके बाद हमारा नया टॉपिक है, जो चौथा टॉपिक है वो है न्यूटन के गति विषयक नियम की। तो न्यूटन के गति विषयक नियम में हम यदि हम बात करें तो न्यूटन के 3 नियम देखने को मिलते हैं। सही है, पहला नियम जैसे जड़त्व का नियम, दूसरा नियम जो है उसे हम क्या कहते हैं, बल का नियम, और तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और बात करते हैं गति की समीकरणों की, तो हम अच्छे से जानते हैं यदि गति की समीकरणों की बात करें तो सर गति की पहली समीकरण क्या होती है, गति की पहली समीकरण होती है v बराबर u प्लस ए टी, सभी जानते हैं। इन पर सवाल पॉलिटेक्निक में प्रीवियस ईयर भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। यदि हम बात करें गति की दूसरी समीकरण की, तो दूसरी समीकरण क्या आती है सर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी समीकरण जो आती है वो आती है सर बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति की नॉर्मल समीकरण है। इसके अतिरिक्त गति की 3 समीकरणें और देखने को मिलती हैं, एक विशेष समय के लिए देखने को मिलती है, वो आगे जब हम टॉपिक समझाएंगे तब बताएंगे। ये स्टूडेंट यदि हम बात करें तो इसमें जो है क्या आया, इसमें एक तो देखने को मिला हमें, वो देखने को मिला v, क्या देखने को मिला डियर स्टूडेंट, एक तो b देखने को मिला है, दूसरा देखने को मिला है u, तीसरा a, और चौथा क्या सर t। तो v क्या होता है, एंड वेलोसिटी होती है, अंतिम वेग होता है। u किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग जिससे वो फेंकी जाए, वो इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है सर, एसिलेशन, और t क्या है सर, टाइम। यदि हम बात करें s क्या है, तो s है विस्थापन। तो इस तरीके से गति की 3 समीकरणें हमें देखने को मिलती हैं जो कि सामने दी हैं। ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और हमारा नया जो टॉपिक देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सर बलागुण, 5वां टॉपिक, इसका नाम है बलागुण। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, बलागुण। यदि हम बात करें बलागुण की तो इसमें पॉलिटेक्निक के न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। पहले ही न्यूमेरिकल आया है, पहले ही सवाल देखने को मिलता है कि सर बलागुण का फॉर्मूला क्या है। तो बलागुण को शो करते हैं सर टो से, किससे करते हैं डियर स्टूडेंट, टो से। और यदि हम बात करूं बलागुण का फॉर्मूला है टो बराबर F इंटू आर, F इंटू डी, यानी सर बल और विस्थापन का गुणनफल ही बलागुण कहलाएगा, टॉर्क्यू कहलाएगा। किससे शो करेंगे, टो से। तो कई बार पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड टॉर्क्यू। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा सर न्यूटन इंटू मीटर। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो होता है, ये जो होता है डी स्टूडेंट, वो किसके बराबर होता है, हम यदि कार्य का बात करें तो कार्य का सूत्र भी क्या है, बल गुणा विस्थापन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्य का मात्रक है वही किसका मात्रक है, वही हमारे बलागुण का मात्रक है, क्योंकि दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या हैं, सेम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको हर टॉपिक का ओवरव्यू देता जाऊंगा, जिससे कि आपको जब डीप एनालिसिस करा रहे होंगे, जब चैप्टर करा रहे होंगे, तो उसमें न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। छठी बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर्स, उसमें उसका नाम है कार्य, ऊर्जा तथा सामर्थ्य, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सर नाम से पता चल रहा है इसमें 3 चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। सबसे पहले चर्चा होगी वर्क के बारे में कि ये क्या होता है कार्य। तो हमने अभी बताया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ऊर्जा के बारे में हम जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है सर, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और इन दोनों का योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। हम ऊर्जा का नियम भी जानते हैं। ऊर्जा का जो नियम है वो ये है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या करा जा सकता है, इंटरचेंज, परिवर्तन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, सामर्थ्य की बात करते हैं।
सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति, यानी जिस इंसान में जितनी शक्ति होगी वो उतनी ही क्या लगा पाएगा, पाठ। तो हम बात करते हैं शक्ति की, सामर्थ्य की, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कोई भी व्यक्ति कितनी स्पीड से काम कर पा रहा है ये उसकी किसको बताएगा, शक्ति को बताएगा। सबसे ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिलता है इसमें, जैसे 1 किलोवाट में कितने वाट, 1000 वाट। हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट, 746 वाट, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सब बताएंगे इसमें। ये स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा नया टॉपिक है, 7वां चैप्टर है, वो दिया है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स में से कई प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है कि फोर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे संपर्क बल, असंपर्क बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक दिया है हम टू दी पॉइंट बात करते हैं, सर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। अधिकतर हम देखते हैं जो एनसीईआरटी की किताबें उनमें बताया भी गया है कि वह बल जिससे कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है वो बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। चुंबक की तरह है ना, जैसे चुंबकीय बल भी होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, जिसका नाम क्या था, जिसका फॉर्मूला था एफ बराबर क्या होता है सर, एफ बराबर होता है जी m1 m2 अपॉन क्या होता है डी स्टूडेंट, आर स्क्वायर। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुक्रमानुपाती या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनल। क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम अच्छे से जानते हैं यदि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड करें, दोनों को यदि हम जोड़ें तो समानुपाती का या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक, और इस बार नियतांक क्या आया है, जी, जिसे हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करते हैं कुछ बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। तो यदि हम बात करें तो इसे बोला जाता है पाती फैमिली। क्या बोला जाता है, पाती फैमिली। जब दो राशियां एक ही लाइन में हों, जैसे ऐसे, जब दो राशियां एक ही लाइन में होती हैं तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं, जब दो राशियां एक ही लाइन में होती हैं तो वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। और जब दो राशियां, एक राशि ऊपर और दूसरी क्या होती है, नीचे होती है, तो वो एक दूसरे की क्या होती है डियर स्टूडेंट, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नया टॉपिक क्या है, यदि हम बात करें नए टॉपिक की तो हमारा जो नया टॉपिक है उसका नाम है सर दाब। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, 8वां टॉपिक जिसका नाम है दाब। दाब जिसे क्या बोलते हैं, प्रेशर। P बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। क्या होता है डियर स्टूडेंट, P बराबर F अपॉन ए। यानी सर दाब और क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाएगा, हमारा बल और क्षेत्रफल का अनुपात ही क्या कहलाएगा, दाब। यानी द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया इज कॉल्ड क्या, प्रेशर। तो यही कारण है कि जो चौड़े टायर होते हैं, जो चौड़े टायर वाले ट्रैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए जब जब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, जब जब क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, यानी जब इसका मान बढ़ेगा तो प्रेशर का मान क्या होगा डियर स्टूडेंट, कम, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। अगला चलते हैं आगे, बात करते हैं आगे। जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा तरंग गति का। तो तरंग की यदि हम बात करें तो तरंग को चलने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है ना, किसी माध्यम की आवश्यकता ना भी होती है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं सर, मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, तो मीडियम होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है सर सघन माध्यम, और एक क्या होता है डियर स्टूडेंट, विरल माध्यम। सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम, और विरल माध्यम यानी कि एक होता है डेंस मीडियम, एक होता है रेयर मीडियम। यानी जिसमें कण पास पास होते हैं वो क्या होता है, सघन माध्यम, और जिसमें कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो क्या होता है, विरल माध्यम डियर स्टूडेंट।
वो क्या होता है, विरल माध्यम। ठीक है, अब यानी बात करते हैं सघन माध्यम की। जो जो ठोस है वो किस में है, सघन माध्यम में, और जो सर द्रव है वो किस में है, विरल माध्यम में। डियर स्टूडेंट चलो बात करते हैं, यानी जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। इसलिए जो चौड़े टायर, आजकल जो हम बात करते हैं ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर में चौड़े टायर का यूज करा जा रहा है। विशेषकर हम जब वजन वाले जैसे गन्ना वगैरह जो ले जाते हैं उनके लिए वजनदार ज़्यादा चीज़ हो जाती है, तो उसमें सर ज़्यादातर चौड़े टायर वाले ट्रैक्टर यूज करे जा रहे हैं, जिससे कि उनका क्षेत्रफल बढ़ जाए। और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या लगाना पड़ेगा, कम, तो वो आसानी से चीज़ों को ढुलाई के काम में आ जाएंगे। यदि हम बात करते हैं ये स्टूडेंट आगे, तो यदि हम बात आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, थोड़ी आवाज़ कट हो गई थी, आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या है सर। अब उम्मीद करते हैं आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। डियर स्टूडेंट आगे बात कर रहे हैं तरंग गति की। तो तरंग की बात करें तो तरंग हमारी कितने प्रकार की होती हैं, आपने पढ़ा होगा तरंग का टॉपिक। तरंग होती है सर दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक होती है अनुप्रस्थ क्या होती है डियर स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू इस वीडियो में दूंगा आपको। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुदैर्ध्य तरंगें। यदि हम बात करें अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्ध्य तरंगों की, तो एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और एक होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो तरंगों के माध्यम में डियर स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सर तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ क्या होती है, कितने बच्चे जानते हैं, बताएंगे कमेंट करके, कितने बच्चे जानते हैं कि तरंग दैर्ध्य क्या होती है। अधिकतर बच्चे जवाब देते हैं तरंग दैर्ध्य यानी मीटर में होगी। ये स्टूडेंट है क्या टॉपिक तरंग दैर्ध्य का। यदि मैं बात करूं तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, हम अधिकतर देखते हैं कि सर तरंग दैर्ध्य किसी बच्चे से पूछे तो वो एक ही जवाब होता है तरंग दैर्ध्य का, जैसे सर 10 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है। तो देखिए एंगस्ट्रॉम तो बताता है कि ये मात्रा होती है, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर -10 होती क्या है तरंग दैर्ध्य। तो देखो इस टॉपिक को थोड़ा सा डीप कर लेते हैं। जब कोई भी तरंग किसी माध्यम में ऊपर चले, फिर नीचे आए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, हम जानते हैं तरंग ऐसे ही चलती है। तो जब तरंग ऊपर की तरफ चलती है, फिर कहाँ चलती है, नीचे, इसे मान लेते हैं बेस। तो जब तरंग ऊपर की तरफ उठती है तो उसे कहते हैं सुरंग। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं सुरंग। और जब तरंग नीचे की तरफ गिरती है तो उसे बोलते हैं गर्त। तो एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर। ऐसे ही देखो यदि हम इसे एसएसटी में ले जाते हैं टॉपिक को, तो पानी का ऊपर उठना, पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार, और नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा। और ये क्रिया ही क्या कहलाती है, ज्वार भाटा कहलाती है। डियर स्टूडेंट क्या कहलाती है, ज्वार भाटा कहलाती है। ये क्रिया ही क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, ज्वार भाटा कहलाती है। यदि मैं बात करूं ज्वार भाटा के अलावा, डियर स्टूडेंट आगे बढ़े, तो ज्वार भाटा के अलावा क्या इसी से मौसम चेंजेज होते हैं कि गर्मी कब होंगी और जाड़े कब होंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको जैसा स्नेह प्रीवियस वीडियो पर मिला है ऐसे स्नेह मिलता रहा तो आगे भी आपको वीडियो इसी माध्यम से मिलती रहेंगी और बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा, ऑथेंटिक कंटेंट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। और आप अपना कमेंट करके बताते रहें कि उनकी परीक्षाएं जो हैं वो कौन कौन सी परीक्षाएं, किस पे वीडियो और आपके लिए ज़रूरत है, आपके लिए आवश्यक है, तो इसी कमेंट के माध्यम से आपको मैं वीडियो का कंटेंट देता रहूँगा और ऐसी वीडियो आगे बनाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। देखो पीछे यदि मैंने बात करूं तो पीछे बता दिया था कितने सिलेबस, कितने टॉपिक के बारे में, 9 टॉपिक के बारे में बता दिया था, जो बायो ग्रुप के हैं, मैथ ग्रुप के हैं। तो ये चाहे हाई स्कूल से करा है, 12th से, यदि पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाला है तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके माध्यम से बेहतर तैयारी इसके माध्यम से कराई जाएगी। और आपको एक ओवरव्यू, पूरा ओवरव्यू देखने को मिलेगा। चाहे आपने पीछे पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन हो जाएगा, आपने पढ़ नहीं रखा है तो इसके माध्यम से आप टॉपिक की थोड़ी सी डीप एनालिसिस को देखने को मिलेगी। डियर स्टूडेंट बढ़े आगे और देखें,
नया जो टॉपिक है, अब तक मैं 9 टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ। नया जो टॉपिक है वो है 10वां सर। 10वें टॉपिक में किसकी चर्चा करी गई है? पदार्थों का अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ सब्सटेंस। यानी सर इसमें हम पीवी बराबर आरटी पढ़ते हैं। इसमें थोड़ी केमिस्ट्री की बात भी आ जाती है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात इसमें देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ी सी टॉपिक, क्योंकि मैं थोड़ा एनालिसिस कराता हूँ तो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें ओवरव्यू देखने को मिल जाएगा किस तरीके से हमारे टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट यदि बात करो तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा है तापमान का, टेम्परेचर का। तो हम जानते हैं, यदि हम तापमान की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो तापमान मापने की 3 यूनिट्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फारेनहाइट। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये 3 पैमाने हैं मापने के। इनका क्या आपस में रिलेशन होता है वो हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे। आपको यदि याद हो तो कमेंट में उसका जवाब जरूर लिखें कि इन तीनों पैमानों को संबंध बताने वाला फॉर्मूला क्या होता है, यानी 273 क्यों जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो इसमें दिया है सर विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा। क्या सर? स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो यदि हम बात करें तो हाई स्कूल में कई बार पूछा गया है सर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि सर दोनों की दोनों 1 डिग्री, किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और यदि वो 1 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ा दें और वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो वो ही क्या कहलाती है? उस वस्तु की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे सर यदि हमारा जो पानी है वो 99 डिग्री सेल्सियस पे हो, गैस हमारी हो गई खत्म। अब हमें कितना पानी एवोपरेट किस पे चालू हो जाता है खोलना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 नहीं हो पाया वो, तो वो जो 1 डिग्री सेल्सियस हम नए कनेक्शन लगा के देंगे वही कहलाएगी उस पदार्थ की, क्या कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। अब क्या है, पानी को जमने के लिए हमें क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा पानी रखा हुआ है और उसे जम नहीं पाया वो, और जैसे ही जम जाएगा तो क्या हो जाएगी? उसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, वो द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाएगा? ठोस अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है इसके लिए जो टेम्परेचर जरूरी है वो क्या है? 1 डिग्री सेल्सियस। वो 1 डिग्री सेल्सियस उस पदार्थ का कहलाएगा गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। डियर स्टूडेंट देखें क्या कहलाएगा? गुप्त ऊष्मा कहलाएगा। यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट आगे, आवाज करते उम्मीद करते हैं अब आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। देखिए आगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है 13वां टॉपिक है वो है सर ऊष्मा का संचरण। क्या है? ऊष्मा का संचरण। यदि ऊष्मा के संचरण की बात करें, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। तो ऊष्मा का संचरण हम किस किस माध्यम से करते हैं? 3 माध्यमों से हमें ऊष्मा का संचरण देखने को मिलता है। एक चालन, एक संवहन और एक क्या है? विकिरण। इसमें आपने पढ़ा होगा। अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। अगला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट वो क्या है? प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। यानी यदि हम प्रकाश की बात करें तो पूरा का पूरा 12th में जो छठी यूनिट है वो डियर स्टूडेंट किस पे है? प्रकाश पर। 9th में भी चैप्टर है, 10th में भी चैप्टर है। यदि हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश क्या है सर? तो प्रकाश को कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है कणों के रूप में चलता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलता है। तो इस तरीके से कंट्राडिक्शन देखने को इसमें हमें मिलता है कि प्रकाश है क्या। तो यदि हम बात करें तो प्रकाश दोनों ही रूप में आगे बढ़ता है। जब प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता है तो उन्हें फोटोन कहते हैं, और फोटोन की अपनी एनर्जी होती है। और इसका एग्जाम्पल यदि हम बात करें, किसी कमरे में कोई भी हमारा जो है जिससे हवा आ रही है या धूप आ रही है ना, हवा पास के लिए कोई मुकला टाइप का यदि कर दिया गया है कमरे के अंदर, है ना, होल्स है यदि कमरे के अंदर, तो उसमें धूल के कण दिखाई देते हैं हमें। वो धूल के कण दिखाई देते हैं प्रकाश में। तो इससे पता चलता है कि प्रकाश किसके रूप में चलता है? प्रकाश कणों के रूप में चलता है। यदि हम बात करें एक्सरे की, जब एक्सरा हमारा होता है या अल्ट्रासाउंड होता है तो मशीन से क्या आती हैं? वेव्स। इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या है? तरंगों के रूप में भी चलता है। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है? ड्यूअल नेचर की है, यानी द्वैत प्रकृति है।
तो इसी कारण से प्रकाश की विभिन्न घटनाएं दो रूपों में डिवाइडेड हैं, या तो प्रकाश के कणों के रूप में या प्रकाश की तरंगों के रूप में। तो हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट, परावर्तन जानते हैं आप प्रकाश का। जब कोई भी प्रकाश किसी भी सतह पर पड़े और सतह पर पड़ने के बाद क्या है, उसी दिशा में वापस हो जाए, तो ये घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है डियर स्टूडेंट, परावर्तन कहलाती है। आगे यदि हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है सर गोलीय दर्पण। मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपको ओवरव्यू दे दूंगा, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो और डीप जाएंगे सर इसमें। गोलीय दर्पण क्या होता है, इसी में आपको क्वेश्चन जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ टॉपिक के अंदर, ये सब पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो कि मैं टू दी पॉइंट बता रहा हूँ आपको। इसमें जब हम पढ़ाएंगे तो फिगर के माध्यम से, न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको और इसमें स्टडी और कंटेंट देंगे, स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि यानी हमें जो है ऐसी तैयारी हमारी हो कि हम वर्ड देखें और उसके बारे में खुद को रोक ना पाएं, तो कहते हैं कि वो क्या है, आपको इंटरेस्ट पैदा करेगी किसी भी टॉपिक के बारे में। यदि हम किसी टॉपिक को ऊपर ऊपर से लेते हैं तो वो हमें बोरिंग सा लगने लगता है, लेकिन यदि हम टॉपिक से चैप्टर बता पाए और यूनिट बता पाए तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। गोलीय दर्पण जिसे हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो आप सभी जानते हैं जो दर्पण होते हैं सर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, यानी कॉनकेव मिरर और कौन से, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं। इसी में आप जानते होंगे फोकस दूरी का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर 1/vl और u, p और u और f का अलग अलग मतलब है। f फॉर फोकस दूरी, v का मतलब क्या है, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, और u का मतलब क्या है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी। देखो डियर स्टूडेंट, यदि हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। बच्चे को देख सबसे ज़्यादा डर इस बात सा रहता है न्यूमेरिकल करने में कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। तो यदि हमें ऐसा कठिनाई महसूस होती है कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, तो डियर स्टूडेंट इसका एक बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें सवाल का इंडेक्स निकालना नहीं आता। यानी जिस बच्चे की न्यूमेरिकल नहीं आता तो समझो फिजिक्स जो है 50% आती है। जैसे ही आप न्यूमेरिकल का इंडेक्स लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं लगाना है। जिस तरीके से यदि हम नॉर्मल लाइफ में देखें तो हमें यदि किसी शादी में जाना है तो ये डिपेंड करता है कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, और ये डिपेंड करेगा किसकी शादी में जाना है। यदि दोस्त की शादी में जाना है तो हम अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, और यदि हमें किसी रिलेटिव की शादी में जाना है तो थोड़ा सा ऐसे कपड़े पहनेंगे जो हम अपने रिलेटिव्स के सामने आ सकें। तो वैसे ही फॉर्मूले का क्रम है, एक चीज़ के कई फॉर्मूले हो सकते हैं, कौन सा लगेगा ये बताएगा क्वेश्चन। तो इसी को आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट वो है हमारा स्थिर वैद्युत का कूलाम का नियम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड परीक्षा में, कूलाम का नियम क्या है, मैं फॉर्मूले के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो क्या है, कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो आवेशों को के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है, जिसका फॉर्मूला है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या R²। यहाँ पर ε0 आपने सुना, नया वर्ड, जो भी नया वर्ड आए उसके बारे में आपको नाम जरूर पता होना चाहिए। नाम व्यक्ति का इसलिए रखा गया है कि लाखों की भीड़ में हम उस व्यक्ति को जल्दी उसके नाम से पहचान सकें, वरना हम बोलेंगे पीली टी शर्ट नीली टी शर्ट, इसलिए नाम रखा गया है हर व्यक्ति का जिससे कि हम उसे जल्दी पुकार सकें। तो डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पर आता है सर ε0। ε0 क्या है, कुछ बच्चे लिखते हैं इसे ε0, कुछ टीचर बोलते हैं इसे ε0, तो डियर स्टूडेंट, और कुछ बोलते हैं इसे ε0, लेकिन वास्तव में ये जो है वो ε0 है। नॉट को फिजिक्स की यानी जीरो को फिजिक्स की भाषा में क्या बोला जाता है, नॉट। दो ही तरीके के जवाब होते हैं हमें किसी बात के, या तो यस या नॉट। फिजिक्स उसको मानती है, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है वो मानती है यदि बल्ब जल रहा है तो यस यानी 1, और नहीं जल रहा है तो 0। तो ये क्या है, नॉट। डी स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम टॉपिक की बात करें तो नया टॉपिक है हमारा ये, वो 17वां चैप्टर यदि हम बात करें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का किसी भी दिशा में मुड़ जाना अपवर्तन है सर।
यदि ये बात करें हम, तो नया टॉपिक है हमारा फिर है लेंस के बारे में। इस तरीके से मैंने इस वीडियो के माध्यम से, इस कंटेंट के माध्यम से इसमें हाई स्कूल और इंटर बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप सबको जोड़ा है, जिसकी वजह से चैप्टर आपको ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन आपको जो फुल तैयारी है फिजिक्स की वो इस स्टडी मटेरियल के माध्यम से बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं। लेंस के बारे में यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम है वो है लेंस का। चाहे हम अपनी सुंदरता के लिए लेंस लगाएं, या लेंस का जो प्रकार है वो दो प्रकार के लेंस देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है उत्तल लेंस और दूसरा देखने को मिलता है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। इसके अलावा डबल फोकल लेंस, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस हमें देखने को मिलते हैं, नाम इनको सुनने को मिलते हैं। आगे यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो हमारा नया टॉपिक है वो है प्रकाशिक यंत्र के बारे में। इसके बारे में डियर स्टूडेंट, प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। प्रकाशिक यंत्र में हम पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी, हम पढ़ेंगे दूरदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, और हमारा टॉपिक आता है यांत्रिकी का। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, ये ब्रांच भी है मैकेनिक्स। यांत्रिकी की यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी जो मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो समय वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। आगे बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, वो है सर द्रव्य का सामान्य गुण या द्रव का सामान्य गुण, इसमें विशेष दिया हुआ है। वैसे द्रव्य का सामान्य गुण होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यदि लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसमें हम बताएंगे, चर्चा होगी हमारी किसकी, द्रव के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सर विद्युत धारा का अनुप्रयोग यानी यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात यदि हम करते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या है विद्युत धारा का अनुप्रयोग। विद्युत धारा के बिना तो आज की जिंदगी आसान हो ही नहीं सकती सर। विद्युत धारा सबसे ज़्यादा यूज करा जाता है, आज के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उन सब किससे चल रहे हैं, मोस्टली 90% सर इलेक्ट्रिक करंट से चल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट हमें सबसे ज़्यादा, उसका यूज कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होती है, हम जानते हैं विद्युत धारा यानी I बराबर Q/T यानी Q बराबर IT, यानी आवेश और समय का अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत धारा। यानी किसी भी तार में कितने समय में कितना चार्ज बह रहा है, यह क्या बताएगा, विद्युत धारा बताएगा। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा के बारे में। अभी मैंने आपको बताया वैद्युत धारा यानी कि I बराबर क्या होता है, Q/T। और सर वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी, AC और DC। ये AC ठंडी वाली AC नहीं है, AC और DC। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और DC का मतलब क्या है, डायरेक्ट करंट के बारे में हम जानते हैं। यानी वह करंट जो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश दोनों के रूप में आगे बढ़े वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है अल्टरनेटिंग करंट। और जो केवल धनावेश के रूप में आगे बढ़े वो क्या कहलाती है, डायरेक्ट करंट। यदि बात करें विभव की, तो V बराबर क्या होता है, W/Q। क्या होता है डियर स्टूडेंट, W/Q। और इसका मात्रक क्या है, वोल्ट मीटर। इसे किस में मापा जाता है, अमीटर में मापा जाता है। मात्रक क्या है, एम्पियर। इसे किस में मापा जाता है, वोल्ट में। और इसका मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर। यदि बात करें नेक्स्ट दे रखा है टॉपिक वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र यानी कि क्या सर, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको इस टॉपिक में जो फॉर्मूला है उस पर विशेष ध्यान देना है कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में जब हम और चर्चा करेंगे तो बताएंगे। उम्मीद है आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। यदि आवाज़ क्लियर ना आ रही हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस पर विशेष ध्यान देंगे। देखो आगे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की यदि हम बात करें तो E बराबर क्या होता है सर, V/D। तो फॉर्मूला आ जाएगा इसका। और वैद्युत क्षेत्र के अलावा सर इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक सर न्यूटन प्रति कूलम भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कब क्या फॉर्मूला लगेगा ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। अगला यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम कितने टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं, 22। ये हमारा कौन सा टॉपिक था सर, 23 में। कौन सा टॉपिक था, 23 में। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 24 में। यानी ये एक ऐसी वीडियो है जिसके लिए आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मैंने मैथ ग्रुप, बायो ग्रुप, 10th लेवल,
ट्वेल्थ लेवल सबको समाहित कर दिया गया है फिजिक्स में टॉपिक वाइज। तो किस तरीके से आगे बढ़ें, अपनी तैयारी को कैसे बेहतर करें, नाम देखें टॉपिक का और हमें वो यूनिट और वो चैप्टर याद आ जाए। प्रिपरेशन का मतलब ये क्लियर कट होता है, क्रिस्टल कांच की तरह हमें क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है 25वां। ये सर यहाँ तक आपको ये मैंने लिख भी दिया है डियर स्टूडेंट, गणित मैथ्स ग्रुप यानी मैथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो उनका कंटेंट यहाँ समाप्त होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पहला है, इससे बाद है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें वैद्युत धारा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र और इसमें वैद्युत क्षेत्र कंबाइंड हो जाते हैं। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, लेंज का नियम बनेगा, सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे 25 टॉपिक हैं वो किसके ग्रुप के हैं सर, मैथ ग्रुप के। कौन से ग्रुप के हैं, मैथ ग्रुप के। आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, आपको जिस टॉपिक के बारे में कम नॉलेज है वो कमेंट करके हमें इस वीडियो में ज़रूर बताएं, जिससे हम कमेंट के माध्यम से आपके टॉपिक को लें और उस चैप्टर को हम पहले समझा देंगे जो आपके थोड़े वीक होंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक इसमें आप ऐसे जनरल टॉपिक हैं जो आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। जो 12th जिन बच्चों ने कर रखा है उनका तो ये समझ लीजिए, यदि उन्होंने 11 12 ढंग से पढ़ा है तो पिछले काफ़ी लगभग 30 से 32 स्टूडेंट जो हैं गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन ले चुके हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस से। और हम आपसे पूरी कोशिश और वादा करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप भी इस सीरीज के माध्यम से आपको भी सफलता इससे हासिल होगी। ये स्टूडेंट तो बताएं कौन सा टॉपिक आपको थोड़ा वीक लगता है, उसी पर और ज़्यादा फोकस करके आपको वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। तो यहाँ तक जो 25 टॉपिक हैं डियर स्टूडेंट देखें, जो हमारे स्टार्टिंग से पहले से मैंने स्टार्टिंग किया था, जो 25 टॉपिक हैं वो सब किस ग्रुप के हैं, वो है सर मैथ ग्रुप के। अब जो मैं टॉपिक शामिल कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, वो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है सर किस ग्रुप के, बायो ग्रुप के। यानी जो बच्चे जिनसे ZVC से जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या PCB, वैसे तो 12th में PCB होती है, तो PC यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, एज ए कॉमन सब्जेक्ट है, क्योंकि फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ। मैथ को किस तरीके से हम उसे यूजेस करेंगे वो बताएगी फिजिक्स। फिजिक्स हमारी ज़िंदगी को आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आसान यदि किसी सब्जेक्ट ने करा है तो वो फिजिक्स ने करा है। ये स्टूडेंट यदि हम 12th के स्टूडेंट हैं तो 12th के स्टूडेंट से पहले यदि हम 10th के स्टूडेंट हैं तो 10th में हमें 6 सब्जेक्ट देखने को मिले थे। 12th में हमारे सब्जेक्ट कितने कर दिए गए, 5 कर दिए गए। 6 इसलिए कर दिए गए क्योंकि 6 सब्जेक्ट को अपना अपना क्या था, महत्व था। का सबसे पहले हिंदी, यानी यदि बातचीत करेंगे तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हिंदी की। यदि हम थोड़ा सा ओवरव्यू यदि वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बातचीत करनी है, हमें प्रभाव डालना है, तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इंग्लिश को। दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश डाला गया। तीसरा सब्जेक्ट जो डाला गया कि यदि इंसान जो पैदा होगा सर वो किससे होगा, बायो से। बायो के बाद जब वो बीमार होगा तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पैरासीटामोल की, यानी वो क्या है, केमिस्ट्री। और यदि ज़िंदगी को आसान बनाना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फिजिक्स की। तो क्या डाला गया, चौथा चैप्टर, चौथा सब्जेक्ट। और इसके अलावा यदि ज़िंदगी को में यदि आप बड़े होकर यदि कमाई करेंगे तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, मैथ की। तो इस तरीके से 12th के 5 सब्जेक्ट अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग महत्व रखते हैं। हाई स्कूल में जो SST थी वो हमें जनरल जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं उसको जानने के लिए उत्सुकता पैदा करती है। तो हर सब्जेक्ट का अपना रोल है, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाती है। आगे आने वाले अपडेशन हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, जिससे कि किसी भी वस्तु का स्पीड और उसका वजन हल्का होता जा रहा है और इंसान की सुविधा अनुसार नए नए ऑपरेटर्स की खोज होती जा रही है। और उसका टेक्निकल जो रूप है वो पॉलिटेक्निक में, BTech में देखने को मिलता है, जिसमें प्रैक्टिकल पर विशेष जोर दिया जाता है। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक जो वायो वाले ग्रुप में जो एडवांस करके मैंने डाला है, वो हम इसे नंबर लिख सकते हैं कि नया टॉपिक है वो है हमारा 26 मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है इसका, मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। यदि मैं बात बताऊं, प्रीवियस वीडियो में आप इस चैनल पे देखेंगे जो वीडियो पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि सर फिजिक्स जो वर्ड है वो फिजिक्स से आया है। किससे आया है, फिजिक्स से।
तो फिजिक्स सर कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, एनिसेंट फिजिक्स और आज के टाइम का मॉडर्न फिजिक्स और मिडिवल फिजिक्स। मिडिवल फिजिक्स में हम चीज़ों के प्रोग्रेस कर रहे थे, और मॉडर्न फिजिक्स में हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, वो पढ़ते हैं सर सेमीकंडक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर के बारे में। एन पी एन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं हम, और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, एम्पलीफायर के बारे में पढ़ते हैं, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, और क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर। उम्मीद है जानते होंगे, भली भांति इससे क्या होंगे? परिचित होंगे। आगे यदि हम बात करें नाभिकीय भौतिकी, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है? हमारा 27 चैप्टर नाभिकीय भौतिकी की यदि हम बात करें, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? तो न्यूक्लियर फिजिक्स की यदि हम बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें 2 चैप्टर बहुत देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है एटम्स, और दूसरा देखने को मिलता है न्यूक्लियस। ये दोनों ही केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो एटम्स क्या है? यानी परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, परमाणु भार क्या है, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक सम और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या है, आइसोवर्स क्या है, और आइसोटोन्स क्या है। इसके बारे में हम डीप अध्ययन करते हैं। वो किस में करते हैं? नाभिकीय भौतिकी के बारे में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम बताते हैं। आगे यदि हम बात करें डियर स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो पृथ्वी का चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थ, यानी सर अर्थ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसी में हम पढ़ते हैं सर हॉरिजेंटल कंपोनेंट 36 घटक पृथ्वी का। ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? सही है, कब कॉस थीटा आएगा, कब साइन थीटा लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। इसमें हम पढ़ेंगे सर कि कंडक्टर क्या होते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि सर अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहे चुंबकीय पदार्थ क्या है। यानी जिसमें चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा पाया जाए वो क्या कहलाएंगे भाई? सबसे ज्यादा कौन चिपकाता है चुंबक को? लोहा। लोहे चुंबकीय पदार्थ। जिसमें चुंबकत्व का गुण बिल्कुल ना पाया जाए यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। जिसमें चुंबकत्व का गुण लोहे चुंबकत्व से कम और अनुचुंबकीय पदार्थों से थोड़ा सा ज्यादा, और जो प्रतिचुंबकीय पदार्थों से थोड़ा सा ज्यादा पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं डियर स्टूडेंट। यानी प्रति का मतलब बिना, अनु का मतलब थोड़ा, और लोहा चुंबकत्व का मतलब क्या है? लोहे चुंबकीय पदार्थ का मतलब है जिसमें चुंबकत्व का गुण सबसे ज्यादा पाया जाए। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा, यानी ये इसके सहारे जो हमारा टॉपिक हो गया वो हो गया 28। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखियो डियर स्टूडेंट, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश का व्यतिकरण चैप्टर है सर 12th का। तो जब जब कोई भी तरंगा किसी माध्यम से निकाला जाता है तो किसी माध्यम पर उसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, किसी माध्यम पर उसकी आवृत्ति क्या होती है? न्यूनतम। इस तरीके से ये जो घटना है ये क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। तो इससे पता चलता है जहां पर अधिकतम होगी वहां पर व्यतिकरण दूसरे टाइप का होगा। तो व्यतिकरण होता है सर कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। जब हम पढ़ाएंगे टॉपिक इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसी तरीके से प्रकाश का विवर्तन हम पढ़ते हैं, हमारा 30 वो है प्रकाश के विवर्तन के बारे में। अगला जो टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट वो है चल कुंडली के बारे में। ये सर चल कुंडली धारा मापी, यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हम जानते हैं गैल्वेनोमीटर यानी वैद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? मीटर। वोल्टेज मापने का यंत्र क्या है? वोल्ट मीटर। और गैल्वेनोमीटर जो है वो दोनों को माप लेता है, विभवांतर को भी मापता है। डियर स्टूडेंट आगे बढ़े। नेक्स्ट देखें हमारे, देखिए ये स्पेशल टॉपिक है सर। इससे पहले हमने कितने टॉपिक की बात कर ली? 31 टॉपिक की। नया टॉपिक है हमारा वो है 32वां, मानव आंख के बारे में। ह्यूमन आई, यानी मनुष्य का सबसे ज्यादा सॉफ्ट सेंसिटिव अंग, जिससे वो दुनिया को देखता है, नजरिया को देखता है, अपना विजन, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है। हमारा विजन क्या है, हमारा नजरिया क्या है, किसी वस्तु को हम पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, यानी मोटिवेट होते हैं या डिमोटिवेट होते हैं, ये बताएगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि मानव आंख की बात करें तो मानव आंख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है? विभिन्न अंग पढ़ते हैं हम हाई स्कूल में, क्वेश्चन सबसे ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि मानव आंख का चित्र बनाकर उसके अंगों की क्या करिए? व्याख्या करिए।
तो उसमें ही हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट, वो पूछा जाता है इसके बारे में, वो पूछा जाता है सर मानव आंख में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं मनुष्य के आंख में कौन कौन से डिफेक्ट पाए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष पाया जाता है, दूर दृष्टि दोष पाया जाता है, जरा दृष्टि दोष पाया जाता है, अविंदुकता पाई जाता है, कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है। सभी जानते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंसेज प्रयोग करे जाते हैं इन सभी दोष को दूर करने के लिए, जिसमें अवतल लेंस, उत्तल लेंस, डबल फोकस लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करा जाता है। और ये जो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, इसे हम आसान तरीके से इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। विशेषकर जो 3 दोष हैं वो सब किसकी आंखों में पाए जाते हैं, पिया की आंखों में पाए जाते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले हम बात करें निकट दृष्टि दोष को, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मायोपिया, यानी ये भी आंख किसकी दोष में पाया जाता है, आंख पिया की आंखों में पाया जा रहा है। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, तो इसका मतलब ये जितने भी दोष हैं ये किस में पाए जा रहे हैं, पिया की आंखों में पाए जा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं सर। यानी कहीं ना कहीं हमारी जो आंख है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट है जिसके कारण ये देखने को मिले हैं। आगे यदि हम बात करें तो अगला आता है सर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कहाँ से एनर्जी आई है सर, किस तरीके से सौर ऊर्जा को किस तरह का कन्वर्ट करें, यानी नवनीकरण, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में हम ऊर्जा के स्रोत के बारे में जो हमें डीप एनालिसिस करेंगे। डी स्टूडेंट आगे बढ़े। वृत्तीय गति की यदि हम बात करें तो वृत्तीय गति के लिए डी स्टूडेंट्स यानी ऑसिलेशन मोशन, वृत्तीय गति में भी सबसे ज़्यादा यूज करे जाते हैं अभिकेंद्रीय बल और क्या अपकेंद्रीय बल, जो सबसे ज़्यादा यूज करे जाते हैं वृत्तीय गति में। आगे बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा, देखो डी स्टूडेंट इस तरीके से ये हमारा 33वां टॉपिक, ये कौन सा 34वां, और ये क्या है लास्ट टॉपिक, रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है डी स्टूडेंट, रिजिड बॉडी का मतलब होता है दृढ़ पिंड यानी मजबूत पिंड। तो यदि हम बात करें दृढ़ पिंड की, दृढ़ पिंड के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। इस तरीके से यदि मैं बात करूं डी स्टूडेंट तो हमारा जो टॉपिक है वो मैंने लगभग इसमें बायो ग्रुप और मैथ ग्रुप सबके टॉपिक समाहित करें। इस तरीके से 35 टॉपिक डीप एनालिसिस हैं किसके सिलेबस में, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में, यानी पॉलिटेक्निक कंप्लीट सिलेबस बोथ 10th लेवल 12th लेवल और किसमें बायो ग्रुप एज वेल एज मैथ ग्रुप, यानी वो बी फार्मा करना चाह रहे हैं या टेक्निकल लाइन में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। और आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा वीक लगता है, कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहला चाहिए, इसके लिए कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो अपना वैल्यूएबल कमेंट जो है वो ज़रूर बताएं, जिसके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे आने वाली वीडियो को और बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो जो अपना सपोर्ट है, अपना स्नेह है, इस चैनल को बनाए रखें और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था के बाद भी आपको इस तरीके का कंटेंट देता रहूं। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।